तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे UGC नेट की हिस्ट्री से संबंधित PYQ का विश्लेषण कर रहे थे, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 वीडियोस देख लिए हैं। तो आज जो हमारा ये वीडियो होगा वो आपका इस सीरीज़ का यानी कि PYQ सीरीज़ का अगला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के PYQ देख रहे थे। यानी कि आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपका जून 2013 से संबंधित प्रश्न पत्रों को आज हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने इस सीरीज पर UGC नेट के जो एग्ज़ाम जो अभी दिसंबर में प्रस्तावित है, तो उससे संबंधित यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे इस चैनल से जुड़ें ताकि इस PYQ सीरीज का आप लोग लाभ उठा सकें। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 2011 और 2012 ये 2 ईयर के पेपर को हम लोगों ने देख लिया, जिसमें जून और दिसंबर दोनों के पेपर इंक्लूडेड थे। आज हम बात करेंगे जून 2013 का, यानी कि आज का ये जो प्रश्न पत्र हमारा है, इस विश्लेषण में हम लोग देखेंगे जून 2013 के प्रश्न पत्रों का हल करेंगे जो UGC नेट से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग आज प्रश्न पत्रों को देखते हैं। तो पहला और यहाँ से हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे है, अभी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। तो पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पे है, जो इसमें टोटल आपका इसमें जो होगा वो 50 प्रश्न होंगे इसमें, जिसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उस समय केवल 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका इतिहास लेखन से संबंधित है, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो किनकी पुस्तक है, इनके लेखक से आपको सुमेलित करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आपका B स्मिथ जी का लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह की अगर हम लोग बात करें तो स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1811 है, वो आपका एक तरीके से जॉन मेलकम के द्वारा लिखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो आपका एक तरीके से जेम्स मिल जी के द्वारा लिखा गया है ना, जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 1841 वो एल्फिंस्टोन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कथन और कारण से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहा गया है, कथन में कहा गया है कि नवपाषाण युग, यहाँ पे कथन में कहा गया है कि नवपाषाण युग के बाद धातु युग आया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि नवपाषाण युग के बाद ही आपका धातु युग प्रारंभ होता है। कारण में तर्क दिया गया है, आपका कारण दिया गया है कि कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके से सही है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। A और R दोनों सही है, और तथा एक R जो है सो A की सही व्याख्या भी है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न प्रस्तावित है। तो पहला जो प्रश्न हमारा है कि घोड़े की मृण मूर्तियां, आरा युक्त मृण पहिया, यज्ञवेदी, शवाधान एज, यानी कि ये सारी किन किन स्थानों पर पाए गए हड़प्पा स्थल की, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो घोड़े की जो मृण मूर्तियां हैं वो आपका कहाँ पे पाई गई है, तो घोड़े की मृण मूर्तियां आपका पाई गई है मोहनजोदड़ो में। उसी की बात अगर करें आरा युक्त मृण पहिया की, तो आरा युक्त मृण पहिया का जो साक्ष्य है वो आपको बनावली में देखा गया है। यज्ञवेदी के जो साक्ष्य है वो आपको कालीबंगा में पाए गए हैं, और समाधान एच जो है वो एक तरीके से हड़प्पा में पाए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद है ना, ये प्राच्य निरंकुशवाद के बारे में कहा कि भारत इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H.G. रॉलिंसन, यानी कि H.G. रॉलिंसन ही थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें,
5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है ना। तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम और सर जॉन मार्शल। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सिक्के और सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो विलियम जोन्स जो हैं उनका संबंध आपका किनसे हो जाएगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेम्स प्रिंसेप की, तो जेम्स प्रिंसेप की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सिंधु घाटी के लिपि को एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करी थी। उसी तरह अगर हम बात करें कनिंघम की, तो कनिंघम का संबंध एक तरीके से भारतीय सिक्के से है। और सर जॉन मार्शल की बात करें तो इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4321। 4321 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज की हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी आपका ये दिया गया है, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। इसमें मिलान करने की बात कही गई है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है ना। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नरेश और राज्य यानी कि कौन से शासक किस राज्य से संबंधित थे? तो ब्रह्मदत्त, जरासंध, जन्मेजय, अश्वपति। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जरासंध का संबंध आपका हो जाएगा मगध साम्राज्य से और अश्वपति का संबंध हो जाएगा आपका केकई से, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो और भी अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रह्मदत्त का संबंध हो जाएगा आपका काशी से और जन्मेजय का संबंध हो जाएगा आपका कुरु से। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे? तो ध्यान रखना है कि प्राचीन भारतीय सिक्के जो होते थे उनको एक तरीके से क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था उनको, है ना, आहत सिक्के। और ये जो आहत सिक्के होते थे वो तांबा और चांदी के बने होते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है मौर्य काल से संबंधित। तो मौर्य काल में सीता कर, है ना, यानी कि आपको याद रखना है कि मौर्य काल में सीता कर लागू होता था। तो जो सीता कर है वो किस पे लागू होता था ये बात आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन में है केवल जंगली भूमि, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि, राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि, दोनों बी और सी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, है ना। लेकिन यहाँ पे उस समय यूजीसी ने ऑप्शन बी को करेक्ट माना था। लेकिन मैं बता दूं कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जो कृषि भूमि थी उसमें जो लगाए जाते थे टैक्स उसको कहा जाता था भाग, है ना, उसको कहा जाता था भाग कहा जाता था, ठीक है। यानी कि भाग कर जो था व्यक्तिगत स्वामित्व वाली पर लगाई जाती थी और जो राज्य के स्वामित्व में होता था उसको सीता टैक्स कहा जाता था, यानी कि सीता कर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने की बात यहाँ पे कही गई है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सारे शुंग वंश के शासक हैं, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, सुमित्र और सुजेष्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुंग वंश जो है आपका, यानी कि जब हम शुंगा डायनेस्टी की बात करते हैं, है ना, यानी कि शुंग वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो आपके पुष्यमित्र थे, है ना। तो सबसे पहला आपका पुष्यमित्र हो जाएंगे, उसके बाद आपके अग्निमित्र हो जाएंगे और फिर सुजेष्ट और सबसे लास्ट में सुमित्र हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें यह बात कहा गया है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, रोमक सिद्धांत संकेत था। तो रोमक सिद्धांत किसके संकेत थे? रोमन के, यूनानी के, ईरानी के, अरबी के। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके यूनानी। यानी कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का रहा तो यूनानियों का रहा, जिसे हम लोग ग्रीक कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग ग्रीक भी कहते हैं। तो इसलिए रोमक सिद्धांत का संबंध हो जाएगा आपका ग्रीक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है विक्रमशिला, वल्लभी, वेशनगर, नागार्जुनकोंडा और यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, यानी कि ये कहाँ अवस्थित है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे मिलान करना है। तो विक्रमशिला जैसा कि हम लोग जानते हैं विश्व प्रसिद्ध है, विक्रमशिला जो है हमारे बिहार में अवस्थित है।
उसी तरह अगर हम बात करें वल्लभी की, तो वल्लभी एक तरीके से गुजरात में अवस्थित थी। और वेसनगर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और नागार्जुन कोंडा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करने का प्रयास करते हैं तो इसमें कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है, यानी कि सती प्रथा जो होती थी जिसमें विधवा स्त्रियों को उनके पति के मृत्यु हो जाने के उपरांत उन्हें एक तरीके से सती कर दी जाती थी। तो इसका जो पहला प्रमाण यानी कि पहला साक्ष्य हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख में मिलता है ना। भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख में हमको पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों ने 12 यहाँ पे देख लिए। और ये आपका जो है एक तरीके से 510 ईस्वी की है, ठीक है। तो कब की है, तो 510 ईस्वी की एक तरीके से ये अभिलेख है। और इसी में हम लोगों को पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सॉरी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सूचीबद्ध को शासकों को उनके शिलालेख से आप लोगों को मिलाना है, ठीक है। तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और परांतक द्वितीय के बारे में बात कही गई है ना। तो 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो आपका कुमारगुप्त हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम, इनका संबंध हो जाएगा शिलालेख यानी कि बिलसद शिलालेख से हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुमारगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा सारनाथ शिलालेख से, ठीक है। बुधगुप्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध हो जाएगा एरन अभिलेख से। और पारांतक द्वितीय की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनका संबंध हो जाएगा आपका उत्तरी मेरूर शिलालेख से। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कुमारगुप्त का संबंध हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम जो है उनका संबंध हो जाएगा बिलसड़ शिलालेख, कुमारगुप्त द्वितीय का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ शिलालेख से, और बुधगुप्त का जो संबंध हो जाएगा वो एरन शिलालेख से, और पारंतक द्वितीय का हो जाएगा उत्तर मेरूर शिलालेख से। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 3 4 1 है ना, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका कूट दिया गया है और आपको शासकों को कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने का बात कहा गया। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं ना, कि कौन से शासक किस समय आए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और आपका ये महेंद्र वर्मन प्रथम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिंह विष्णु जो थे इनका जो टाइम पीरियड था वो आपका कब से कब था, 555 से 590, यानी कि 555 से आपका 590 का जो टाइम पीरियड है वो सिंह विष्णु का है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध आपका है 672 ईस्वी से 700, यानी कि 672 से 700 का टाइम पीरियड आपका परमेश्वर वर्मन द्वितीय का है। नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर हम बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम का जो शासनकाल है वो 630 से लेकर के आपका 68 तक हो जाएगा, 668 तक। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो ये सिंह विष्णु के पुत्र हुआ करते थे और इनका जो संबंध है वो आपका 590 से 630 ईस्वी के टाइम पीरियड में हो जाएगा, यानी कि सबसे पुराना, यानी सबसे पहले आपका सिंह विष्णु हो जाएंगे, उसके बाद आपका महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएंगे, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 15वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्ष रहने का कारण क्या था। तो ऑप्शन में दिया गया है कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, पुरानी वंशानुगत शत्रुता, गोदावरी कृष्ण नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा, समुद्री मार्गों पर एकाधिकार की महत्वाकांक्षा। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो आसपास का क्षेत्र था वो काफी उपजाऊ क्षेत्र था। तो वहाँ पे लोग अधिकतर चाहते थे कि वहाँ पे निरंतर नियंत्रण स्थापित हो। तो इन्हीं को लेकर के दक्षिण भारत के राजा आपस में संघर्षरत हुआ करते थे, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, है ना। हाँ, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 16वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है अमीर खुसरो से रिलेटेड यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है। तो अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, यानी कि सही स्टेटमेंट को आप लोगों को यहाँ पे चिन्हित करना है। तो
तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो बहुत सही है ये कि अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य माने जाते थे। दूसरा में कहा गया है कि यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उनका ग्रंथ खजाइन फुतूह सुल्तान केकूबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। तो ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो का ये पुस्तक खजाइन उल फुतूह तो है, लेकिन इसमें वो सुल्तान केकूबाद नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं इस पुस्तक में। तो ये आपका एक तरीके से गलत हो जाएगा और संगीतवादी सितार उनका आविष्कार माना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 to 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की, तो उसमें यहाँ पे कहा गया है 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, प्रतक्त्य हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ही थे जो कुतुब मीनार के सामने एक तरीके से कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी और हौज गाज की सफाई करवाई और एक आकर्षक मदरसे की स्थापना भी करवाया था इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का बात यहाँ पे कही गई है। संत और कवि दिए गए, उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो कबीर, सूरदास, एकनाथ, तुलसीदास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कबीर जी का संबंध हो जाएगा आपका बीजक से, ठीक है। सूरदास जी का संबंध आपका हो जाएगा भ्रमर गीत से। और अगर हम बात करें एकनाथ जी की, तो इनका हो जाएगा संबंध भावार्थ रामायण से और तुलसीदास जी का संबंध हो जाएगा आपका विनय पत्रिका से। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1, है ना, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किनका स्टेटमेंट है, जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी की जो उनकी रचना है तारीख है फिरोज शाही, उनमें वही रचना में जियाउद्दीन बर्नी ने यह जिक्र किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो इस तरीके से हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि टोटल हम लोग 19 क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 20वां नंबर का, तो उसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है। सल्तनत कालीन प्रादेशिक राज्य और शासक, यानी कि कौन से प्रादेशिक राज्य सल्तनत काल में थे और उसके कौन से शासक थे। तो गुजरात सल्तनत, तो गुजरात सल्तनत का जो संबंध था वहाँ पे आपका महमूद बेगड़ा देखने को मिलते हैं। बहमनी सल्तनत की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध अहमद शाह प्रथम से हो जाएगा। और कश्मीर सल्तनत की बात करें तो इनका संबंध सुल्तान सिकंदर से हो जाएगा। और मालवा सल्तनत की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध महमूद खिलजी प्रथम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, है ना, 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, है ना, 21वां नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, शेरशाह, इस्लाम शाह, अकबर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस्लाम शाह, यानी कि ये शेर शाह का उत्तराधिकारी थे और इन्होंने ही अपनी सैनिक टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। तो ये एक तरीके से शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट अगर हम 22वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करने का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो अकबर का जो गुजरात विजय है वो आपका हो जाएगा 1572 ईस्वी में, यानी कि 1572 में अकबर ने गुजरात की विजय की। हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात करें तो ये 1576 में हो जाएगा, ठीक है। दाग प्रथा की शुरुआत की अगर हम बात करें तो दाग प्रथा की शुरुआत इन्होंने 1573 ईस्वी में करी थी, है ना, 1573। इलाही युग का प्रारंभ जो हुआ था वो एक तरीके से 1581 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 2, 4, है ना, 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें
और 23rd नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें यह है कि रायसिंह 5 हजारी किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो रायसिंह 5 हजारी किस राजवंश से संबंधित है? राठौर वंश बीकानेर, राठौर वंश जोधपुर, राठौर वंश किशनगढ़, राठौर वंश रतलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राठौर वंश बीकानेर से रायसिंह 5 हजारी का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा युद्ध किनके किनके बीच में हुआ है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो पानीपत का यहाँ पे दिखाना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर बनाम इब्राहिम लोदी नहीं बल्कि अकबर बनाम हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे अकबर, ठीक है, अकबर और आपका हेमू, ठीक है, इनके बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अगर हम बात करें तो अकबर और आपका महाराणा प्रताप जो थे उनके बीच में होता है। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और बनाम दारा सिकोह, ये आपका सही है। और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम शुजा नहीं बल्कि औरंगजेब बनाम दारा सिकोह की मध्य ही हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा सिकोह के मध्य हुआ था। एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में, और सामूगढ़ का युद्ध भी औरंगजेब और दारा के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, तो खास ए शरीफा, सहबंदी, तलब, जकात। तो जकात एक तरीके से टैक्स हुआ करता था जो मार्ग शुल्क होता था। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें उसी तरह अगर हम लोग ये ज़कात के बारे में तो हम लोग सभी जानते ही हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें खासा ए शरीफा, तो ये बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता था। ठीक है, अगर हम बात करें शहबंदी, तो शहबंदी का संबंध हो जाएगा आपका विशेष अवसर के लिए जो सैनिक नियुक्त किए जाते थे कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, तो वो उनका नाम था सहबंदी। अगर हम तलब की बात करें तो तलब एक तरीके से होता था मनसाबदार की वेतन मांग। जो मनसबदार होते थे उनका जो वेतन मांग होता था उसे एक तरीके से क्या कहा जाता था? तलब कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें है कि शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। तो मुगल कालीन भारत के शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी किनके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुगल काल के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो फादर मॉन्सरेट के द्वारा दिया गया है ना, फादर मॉन्सरेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की और आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले एक बार जूम कर लेते हैं, है ना, एक मिनट, हिंदी मीडियम वाला। उसके बाद इसको हम लोग पहले जूम करते हैं। हाँ, तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न होगा, है ना, यानी कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन में दिया गया है कि अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारी की साझेदारी में व्यापार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो अगर हम बात करें 28 नंबर की, है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पे नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस इतिहासकार ने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है? यानी कि समुद्री व्यापार के जो भारतीय व्यापारी थे उसको फेरी करने वाले कहे हैं। तो कौन कहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वान लियूर। वान लियूर का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपको सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुनील कुमार, कैथरीन बी एसर एंड सिंथिया बी तालबोत एंड हरवंश मुखिया, फरहत हसन, किनकी कौन सी रचना है? इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्या दी, कौन सी युग में सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है ना, कौन करेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना है आपका इसमें 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सुनील कुमार की रचना दी एमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये आपका क्या है? सही है। कैथरीन बी एसर एंड सिंथिया बी तालबोत, इंडिया बिफोर यूरोप, ये भी आपका क्या है? सही है। द मुगल ऑफ इंडिया, ये भी आपका हरवंश मुखिया जी की रचना है। फरहत हसन, राइटिंग द मुगल वर्ल्ड, ये फरहत हसन जी की रचना नहीं है बल्कि ये जो रचना है आपका वो मुजफ्फर आलम जी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको नोट करना है कि ये जो रचना है आपका
वो मुजफ्फर आलम जी की रचना है। ठीक है, मुजफ्फर आलम जी की रचना है राइटिंग द मुगल वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, है ना, तो 31वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार करना है। उनको कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है कि कौन से सम्राट आपके पहले आए थे। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय की अगर हम बात करें, इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 1754 से लेकर के, है ना, 1754 से लेकर के 59 के बीच का है। ठीक है, अहमद शाह की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1748 से आपका 54 तक रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें जहांगीर शाह की तो 1712 से लेकर के 13 मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें तो 1719 से 48 तक। ठीक है, 1719 से लेकर के आपका 48 तक रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो 31 नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 32वां नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से जेम्स अगस्त हिक्के, है ना, जेम्स अगस्त हिक्के के बारे में यहाँ पे बात कही गई कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट चुनना है कि जेम्स अगस्त हिक्के के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था, वह बंगाल क्रॉनिकल का संस्थापक था, उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भेज दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये बी है वो हमारा सही हो जाएगा कि ये बंगाल क्रॉनिकल का संस्थापक नहीं थे, है ना। तो बाकी सारे, वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत थे, उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण उसे जेल भेज दिया। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 33वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया। तो ऑप्शन है विलियम बेंटिक, वेलेस्ली कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ही वो शासक थे जो भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ करवाए थे। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय महिला संघ यानी कि विमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 34 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा मद्रास में हुआ था इनकी स्थापना। और ये कब हुई थी, मद्रास में इनकी स्थापना हुई थी। और इनको कौन किया था, तो लेडी सदाशिव अय्यर ने करी थी। ठीक है, तो लेडी सदाशिव अय्यर ने भारतीय महिला संघ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्त्री पुरुष तुलना यानी कि एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन की पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और ये आपका लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, अगर हम बात करें 35 में तो ये ताराबाई शिंदे जी के द्वारा लिखी गई है ना। तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है, ताराबाई शिंदे के द्वारा एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्रोह को मिलाना है कि कौन से विद्रोह किस स्थान से संबंधित है। तो पावना विद्रोह का संबंध आपका पूर्वी बंगाल से संबंधित है। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो ये मालाबार से संबंधित है। दक्कन दंगे की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन की बात करते हैं तो ये गुजरात से संबंधित है। तो इस तरीके से 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ। तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन जो है वो आपका किस वर्ष में हुआ, तो 1909 में लिखा गया। किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, उनके द्वारा लिखा गया 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, 38वां नंबर की, तो निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, NM जोशी, MG रनाडे, GS देशमुख, GK गोखले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MG रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पूना समझौता के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीट में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती क्या थी। तो पूना समझौता की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा है 1932 का हो जाता है, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। तो इसमें क्या था कि दलित वर्गों की जो सीट थी वो आपका 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी, यानी कि सीटों को क्या किया गया था, एक तरीके से बढ़ाया गया था। पहले 71 सीट थी लेकिन बढ़ा करके उन्हें कितना कर दिया गया, 147। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा कि आरक्षित सीटों की संख्या क्या हुई थी, बढ़ी थी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई। तो गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने कौन सी भूमिका निभाई थी।
पहला है कि अहमदाबाद मिल वर्करों की हड़ताल में, खेड़ा के किसान आंदोलन में, बारदोली आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खेड़ा के किसान आंदोलन में गुजरात सभा के लोगों ने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा है ना में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। तो महिला आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई ने 1881 ईस्वी में, याद रखना है 1881 ईस्वी में महिला शिक्षा को सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष शारदा अधिनियम बना? तो हरविलास शारदा जी के द्वारा मतलब विवाह के आयु को एक तरीके से विनियमित करने के लिए 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम बनाई गई थी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रानी गैदिलियो एक तरीके से है इनका नाम है। तो रानी गैदिलियो जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह कहाँ से थी? त्रिपुरा से, असम से, नागालैंड से, मणिपुर से। तो ये कहाँ से थी? ये नागालैंड से थी। नागालैंड से ये एक तरीके से लड़ी थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 43 क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है ना, 44 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, रास बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह। तो यहाँ पे एक तरीके से रास बिहारी बोस 2 बार दिया गया है ना, लक्ष्मी सहगल थे, जनरल मोहन सिंह भी थे, रास बिहारी बोस भी संबंध थे इनसे, लेकिन रास बिहारी घोष दिया गया है ना, तो रास बिहारी घोष संबंध नहीं थे। ये जो थे वो 1907 ईस्वी में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उनमें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये नहीं थे, रास बिहारी घोष नहीं थे, रास बिहारी बोस थे। 45 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे, इनकी एटली के द्वारा कब ये घोषणा करी गई थी कि भारत छोड़ जाएंगे, यानी कि जून 1948 में, यानी कि एटली ने यह घोषणा करी थी कि ब्रिटिश जो है वो भारत से जून 1948 में चले जाएंगे। नेक्स्ट 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो INA के जनरल शाहनवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस ने सेना में अधिकारी थे? तो यहाँ पे बता दें कि ये सारे जो थे वो 46 नंबर की बात करते हैं तो ये सारे ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे, ठीक है, जो बाद में INA में शामिल हुए, जिनका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल्य निर्दिष्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा इस संविधान का हिस्सा नहीं था? यानी कि 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे कौन से आपका हिस्सा था जो भारतीय संविधान में नहीं था? तो भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ये बात कही गई थी। भारत में बालिग मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली होगी, है ना, होगी, ये भी आपका सही है। इसने विधि के सम्मुख सभी के समान अधिकार की गारंटी दी थी, ये भी सही है। इसने लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया, तो ये प्रावधान नहीं करी गई थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की तो उसमें यह प्रश्न दिया गया है कि मोपला दक्षिण मालाबार के निर्धन कृषक एवं कृषि श्रमिक थे। किन निम्नलिखित निम्न जातियों में से उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया? तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिया और चेरुमा। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को परिवर्तित किया था, ग्रहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध के संबंध में दिया गया है कि शीत युद्ध के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे छांटना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा 49 का हो जाएगा वो हो जाएगा USA की योजना थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन के लिए क्यूबा के द्वीप का प्रयोग किया जाए। तो 49 में यहाँ पे आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू हिस्ट्री से संबंधित, यह भी हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है 50 में कि नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसने अपने ध्यान को समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाज और मान्यताओं पर केंद्रित रखा।
एकदम सही है। इसने ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यूजीसी नेट हिस्ट्री से संबंधित आपके टोटल 50 क्वेश्चंस को हमने देखा, जो आपका जून 2013 से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सीरीज जो हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज इसमें चला रहे हैं, ये हमारी पाठ्यकला के यूट्यूब चैनल पे। तो आगे आपको दिसंबर 2013 के आपको हिस्ट्री के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो दिसंबर में जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन प्रस्तावित है, उसमें एक तरीके से ये रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। तो इसके लिए पीवाईक्यू एक तरीके से हमारा क्या होगा कि हम समझ पाएंगे कि यूजीसी नेट में किस तरह के प्रश्न आते हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए पीवाईक्यू। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए इस सीरीज़ का अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि और भी किस तरह के कंटेंट आप लोगों को चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पे नए नए कंटेंट आप सभी के समक्ष उपलब्ध करवा सकें। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।